ठीक है। क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इतना आसान चैप्टर है, बाकी गायब हो गया आज? बोर्ड वाले तो दिख रहे हैं मुझे। आइए, बोर्ड वाले तो सब प्रेजेंट है। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर को बेसिकली क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यानी ये चैप्टर बेसिकली में दो पार्ट्स में पढ़ना होता है। एक तो होता है टेबल को समझना, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसा हुआ, उसका हिस्ट्री, उसके हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है कौन सी? मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक आना, है ना, ये एक सेक्शन होता है। और दूसरा सेक्शन होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। तो फिलहाल 2 दिन में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन पे ही फोकस करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल वाला सेक्शन है वो बहुत मुश्किल नहीं है। उसमें आपको मैं बता दूं करना क्या है। आपको क्या करना है? पीरियोडिक टेबल याद करना है। कितना याद करना है? पूरा याद करना है वैसे तो, और नहीं तो मिनिमम 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 1 से 30 तक तो याद करना है, एटॉमिक नंबर वाइज, सीधा सीधा, है ना। और बाकी उसके आगे वर्टिकली, उससे हमारा काम हो जाता है पीरियोडिक टेबल का। 1 से 30 तक बिल्कुल एटॉमिक नंबर और सीधा सीधा याद कर लेना, एटॉमिक नंबर एलिमेंट। और उसके बाद आप वर्टिकली याद कर लेंगे, है ना, जिसके न्यूमेरिक्स आपको पता होता है, उससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है ना। तो वो पीरियोडिक टेबल का सेक्शन आपको करना है। ग्रुप या पीरियड प्रेडिक्ट करने को बोला जाए तो कर लेते हैं क्या? जैसे आपको कोई नोन एलिमेंट दे दिया, उसका आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, है ना, बोला जाए उसका पीरियड प्रेडिक्ट करो या ग्रुप प्रेडिक्ट करो, तो कर लेते हैं क्या? है ना। जैसे आपसे बोल दिया एनी एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर लाइक इट 47, इसका पीरियड प्रेडिक्ट करो, किस पीरियड में आएगा पीरियोडिक टेबल का? ये कौन से पीरियड में आएगा? 4th पीरियड में आएगा। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 47 कौन से पीरियड में आएगा भाई? फोर्थ, फिफ्थ, नहीं तो थर्ड, नहीं तो सिक्स्थ। साथ ही तो पीरियड ही होते हैं, है ना। क्या तरीका पीरियड प्रेडिक्ट करने का? तरीके तो है, लेकिन आपके लिए सबसे आसान तरीका क्या करें, आप हर एक पीरियड का या तो पहला या तो लास्ट किसी एक का एटॉमिक नंबर याद कर लो, उतने से ही काम हो गया पीरियड प्रेडिक्शन का। लास्ट एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट का 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86। इतना अगर आपने याद किया हुआ है तो क्या आप पीरियड प्रेडिक्ट करने में कभी गड़बड़ करोगे? नहीं। एटॉमिक नंबर 2 और 10 के बीच में मतलब सेकंड पीरियड, एटॉमिक नंबर 10 और 18 के बीच में मतलब थर्ड पीरियड, है ना। 18 से 36 के बीच में है मतलब फोर्थ पीरियड। पीरियड प्रेडिक्ट करने में तो कभी गलती होनी ही नहीं चाहिए। आपने क्या किया है, बस लास्ट वाले एलिमेंट्स याद कर लिए। ठीक है। उसके बाद अगर आपको ग्रुप प्रेडिक्ट करने को बोला जाए तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, पहले ब्लॉक प्रेडिक्ट करने को बोला जाए तो क्या करना पड़ेगा? यही 47 को ही पकड़ते हैं, इसका ब्लॉक प्रेडिक्ट करना है। क्या करना होता है? कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा, वैलेंस शेल नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका ब्लॉक। जिस सबशेल में जाएगा, एस में जाए, पी में जाए, डी में जाए या एफ में जाए, उससे क्या हो जाएगा? वो ब्लॉक डिसाइड हो जाएगा। समझ आए? अच्छा, 47 है किसका एटॉमिक नंबर? 47 किसका एटॉमिक नंबर है? सिल्वर का। 47 इज एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर। ठीक है ना। तो सिल्वर अगर याद है तो ये भी याद है कि ये डी ब्लॉक है, सोचना ही नहीं। और नहीं तो क्या करना था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। आपको अगर ये याद है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना। तो आपने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया क्रिप्टन, क्योंकि 36 तो हो गया, 36 तो यहां खत्म हो गया। उसके बाद ये फोर्थ पीरियड खत्म हो गया, नया कहां से आएगा? 5s से। तो क्रिप्टन के बाद 5s2 आएगा क्या? क्रिप्टन के बाद 5s2 कितने हो गए? 38। कितना बच गया? 9 बच गए। 5s के बाद क्या आएगा? 4d आएगा। 4d9 क्या है, सही होगा? 5s1 4d10। याद आ गया फटाफट? 5s1 4d10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मतलब ये कौन से ब्लॉक का है?
डी ब्लॉक का, ब्लॉक भी डिसाइड हो गया। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है क्या बताता है, ब्लॉक, तो यहाँ आपका ब्लॉक भी डिसाइड हो गया, पीरियड डिसाइड हो गया, ब्लॉक डिसाइड हो गया। अब ग्रुप डिसाइड करने की बात करते हैं, है ना। ग्रुप डिसाइड करना है तो आपने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में आया है, मतलब कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है, ग्रुप नंबर कहां से कहां तक, 3 से 12 तक। डी ब्लॉक कहां से होता है, 3 से 12 तक, यही तो होता है डी ब्लॉक, 3 से 12 तक। अब 3 से 12 तक में कौन सा ग्रुप है ना, या फिर अगर ग्रुप डिसाइड करना है तो ग्रुप में आपके पास ऑप्शंस क्या है, या तो एस ब्लॉक का होगा, या तो पी ब्लॉक का होगा, या तो डी ब्लॉक का होगा, या तो ब्लॉक का होगा, यही 4 ऑप्शंस है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया वो क्या बता देगा, एसपीडीएफ ब्लॉक। अब अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा सपोज, तो 2 ही ग्रुप्स हैं, 1 या 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो S1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा या S2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। S1 कॉन्फ़िगरेशन आया तो ग्रुप 1, और S2 कॉन्फ़िगरेशन आया तो ग्रुप 2। समझ आई बात। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया मतलब P ब्लॉक एलिमेंट है। P ब्लॉक कहां से कहां तक रेंज करता है, ग्रुप नंबर 13 से 18, 13 से 18 ये ग्रुप नंबर होता है। तो P ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालें अपन, हाँ 13 से 18 ही तो होता है P ब्लॉक। अच्छा अपना कोई बात नहीं ठीक है, तो S P D और F, तो P ब्लॉक मैंने क्या बोला 13 से लेके 18 तक यही हो सकता है। ठीक है, अब P ब्लॉक 13 से 18 तक हो सकता है, तो P ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है कैसे निकाले। तो आप समझना, जब पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को देखो तो इधर क्या होता है, S ब्लॉक, फिर D ब्लॉक है ना, DF था कुछ इधर भी है ना, और फिर ये क्या था इसके इधर P ब्लॉक। ठीक है, तो इसके इधर 2 ग्रुप्स है, फिर ये सारे D के, और फिर ये 6 क्या है P ब्लॉक के ग्रुप्स है ना। अगर P में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 13 ग्रुप एलिमेंट है, P में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3 4 5 6, मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या ऐड करने वाले हो 12, क्योंकि इसके इधर कितने ग्रुप्स हैं 2 + 10 12 ग्रुप्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P सबशेल प्लस 12, ये क्या दे देगा आपको ग्रुप नंबर। समझ में आई बात। जैसे एटॉमिक नंबर 33 इसका ग्रुप नंबर बताना है ना, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या था, क्या बताया था 2 10 18 36, मतलब कहां का एलिमेंट है ये, 4th पीरियड का, 4th पीरियड का एलिमेंट है। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा, आर्गन 18 हो गया, फिर 4s2 20 हो गया, फिर 3d 10 30 हो गया, फिर 4p3 ऑक्सीजन फैमिली कहां से है भाई, हाँ 4p3, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब पता चल गया ब्लॉक कितना है, पीरियड क्या है 4th, ब्लॉक कौन सा है P। अब P ब्लॉक में कौन सा, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 + 12 कितना हो जाएगा 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ये। अगर आपको डायरेक्टली याद है 33 किसका एटॉमिक नंबर है, आर्सेनिक का, तो आप डायरेक्टली बोल दो कि ये नाइट्रोजन फैमिली है यानी 15th ग्रुप है। नहीं याद आ रहा तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के करो। समझ आ गई बात। पीरियड ग्रुप प्रेडिक्ट करने से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं, पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में आपको क्या बताया, ग्रुप नंबर कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 12 तक। तो डी ब्लॉक के ग्रुप्स कैसे प्रेडिक्ट करें, आप समझना। डी के पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 ब्लॉक्स, डी के पहले 2 ग्रुप्स है एक्चुअली 1 और 2, उसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है जिसका नंबर क्या है 3 से लेके 12 तक। तो जैसा हम पी ब्लॉक में कर रहे थे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, क्या वैसा ही डी में भी कर सकते हैं 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, नहीं कर सकते। क्या दिक्कत आएगी, लेंथेनाइड ऑक्टेनाइड तो छोड़ दो, उसके अलावा भी दिक्कत आती है। कहां दिक्कत आती है, कभी कभी एस का इलेक्ट्रॉन निकल करके डी में चला जाता है, जैसे क्रोमियम है, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, आर्गन 4s1 3d5 ये लिखते हैं क्या। तो अगर हम फिक्स कर देते 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, तो क्रोमियम का ग्रुप क्या आता है 7, पर क्रोमियम कौन से ग्रुप का होता है 6th ग्रुप का, है ना। क्योंकि ये एस वाला इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, कभी कभी बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हमने क्या बोला, अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है तो गिनना है, और साथ में डी के पहले वाले जो एस है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है वो लिखना है। जिस शेल का एस भरेगा उससे एक कम का क्या भरेगा डी, तो हम क्या बोलते हैं जनरल रूल इसका कि एन एस में इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 में
कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है यानी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 4 - 1 डी यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, सबको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या मिल गया आपको, 6। समझ में आई बात। अब बताओ 47 का ग्रुप नंबर निकालना है। 47 का कॉन्फ़िगरेशन निकला था हमने। 36 पे क्या था आपका, क्रिप्टन था ना। क्रिप्टन के बाद, अरे क्रिप्टन के बाद कॉन्फ़िगरेशन 47 के लिए, क्रिप्टन के बाद 5s2 कितना हो गया 38, फिर 4d9, 4d9 लिखना था पर 4d9 लिखेंगे नहीं, इसका एक यहाँ जंप कर जाएगा, तो हमने लिखा 5s1 4d10, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अब ग्रुप नंबर बताना है, क्या करें, डी में कितने 10 और उसके पहले जो एस में भरा है वो कितना 1, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 11। समझ में आई बात, क्लियर। सिल्वर हमको ही पहले वैसे ही पता है, सिल्वर कहाँ आता है, कॉपर के नीचे, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर कौन सा 11th ग्रुप का मेंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 11th ग्रुप का मेंबर। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए एलिमेंट नंबर 63, इसका ग्रुप नंबर बताओ, किस ग्रुप में आएगा पीरियोडिक टेबल के। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 63 है, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आएगा, ग्रुप पूछ रही हूं मैं, तो थर्ड ग्रुप में आएगा, थर्ड ग्रुप में आएगा। 57 का क्या मतलब हुआ, 63 का क्या मतलब हुआ, लेंथेनाइट्स कहां से कहां तक होते हैं, 57 से 71। अच्छा लेंथेनाइट्स कितने होते हैं 14, 57 से 71 तक गिनो कितना हुआ, 57 तो लैंथेनम होता है, वो डी ब्लॉक का होता है। हाँ तो लेंथेनाइट्स क्या होते हैं 58 से 71, लेंथेनाइट्स क्या होते हैं 58 से 71, 57 तो लेंथेनम है, उसको फॉलो करने वाले 58 से 71 तक ये क्या है लेंथेनाइट्स। ठीक है, लेंथेनम तो क्या है डी ब्लॉक का एलिमेंट है और लेंथेनाइट्स जो है दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ आई बात, 57 इज लेंथेनम, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ आ गई बात। और 58 से लेके 71 तक ये क्या है लेंथेनाइट्स, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेंथेनम पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आता है, थर्ड बी, थर्ड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल कैसा है आपको याद हो, इसके बाद अगला मेंबर कौन सा, ये बताओ पहले फटाफट। 54 जिनॉन, जिनॉन के बाद नहीं, नीचे नहीं, जिनॉन के नेक्स्ट बाद 55 नंबर आएगा है ना। 59 क्या होगा S1 कॉन्फ़िगरेशन, फिर सॉरी 55 क्या होगा S1 कॉन्फ़िगरेशन, फिर 56 S2 कॉन्फ़िगरेशन, S के बाद क्या बढ़ता है D भरना शुरू होता है, भरना शुरू होता है ना, तो S2 के बाद D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वही D1 कॉन्फ़िगरेशन है 57 पे। समझ आई बात। तो दिस इज लैंथेनम विच इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में आया थर्ड ग्रुप में। क्लियर। अब लैंथेनम के बाद अगले 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक में भरे जाते हैं। और एफ ब्लॉक कहां है, उसी लैंथेनम के जस्ट पीछे ऐसे जा रहा है, जो हमें दिखता नहीं है पेपर पे, इसलिए हम नीचे लिखते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन क्या है, पूरा का पूरा एक ही जगह पे प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप है वो, थर्ड ग्रुप। इधर नहीं लिखा है हमने, नहीं लिखा है ना, क्यों, क्योंकि इधर लिखेंगे तो ग्रुप चेंज हो जाएगा। सब वहीं प्रेजेंट है लैंथेनम के पीछे, तो इसका ग्रुप क्या है 3। तो जितने भी लैंथेनाइट्स हैं along with लैंथेनम, उनका ग्रुप क्या होगा 3। वैसे ही along with एक्टिनियम जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं उनका ग्रुप नंबर क्या होगा 3। समझ में आई बात। तो एक्टिनाइड क्या है आपका, कहां से एक्टिनियम कितना है 89 और उसके बाद 90 से लेकर 103 तक ये क्या है एक्टिनॉइड्स। तो ध्यान रखेंगे कभी भी अगर एटॉमिक नंबर कहीं भी आया इनके बीच में तो ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। ये आया तो पीरियड नंबर 6 और ये आया तो पीरियड नंबर 7। समझ में आई बात। ये है तो ग्रुप सॉरी ब्लॉक डी और इनमें से कोई भी है तो ब्लॉक एफ। समझ आ गई क्या बात, क्लियर और नॉट, कोई कंफ्यूजन। ये 6th पीरियड, ये 7th पीरियड, ग्रुप सबका क्या है थर्ड। तो ये वाला एक पार्ट था जो आपको समझना था। पूरा पीरियोडिक टेबल याद तो करना है लेकिन ऐसे ब्लंटली नहीं रटना है, आपको समझना है, चीजों को डिवाइड करके समझना है, जिससे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए तो आप कर पाए। ठीक है, तो ये एक सेक्शन था जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं पीरियड ग्रुप ब्लॉक प्रोडक्शन से। कर लेंगे क्या,
ठीक है, नेक्स्ट कम्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये सेक्शन मेन है जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जनरल ट्रेंड्स और ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शनल ट्रेंड्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। मोस्टली तो जनरली पूछे जाते हैं और उससे भी ज्यादा एक्सेप्शनल पूछे जाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, नाम से क्या लग रहा है, एक पीरियड में मूव करें या पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिकली हम मूव करें, पीरियड में नहीं करें, पीरियोडिकली मूव करें, पीरियोडिकली मूव करें लेफ्ट से राइट या टॉप टू बॉटम, तो प्रॉपर्टीज किस तरह से एलिमेंट्स की चेंज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिकली चेंज हो रही है, वैरी हो रही है, दोज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले एक टर्म पढ़ना है हमको, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या फिर जेड इफेक्टिव, ये एक टर्म पढ़ना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात है, जेड इफेक्टिव उससे रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है। अब होता क्या है, इसको बाद में देखना, इस डायग्राम को देखो, यहां पे न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे चार्ज होता है कितना, एटॉमिक नंबर के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, जेड इस पे चार्ज है। अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो एक इस इलेक्ट्रॉन को मैं कंसीडर करूँ, ये हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर देख रहे हैं क्या गुजर रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कितने, इस इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलना चाहिए इसके कारण, कूलम्ब्स लॉ निकालेगा। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 क्या हो गया, ZE, Q2 क्या हो गया, E, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो इस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्शन फील होना चाहिए, कितना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ZE इंटू E बाई आर स्क्वायर, इतना अट्रैक्शन इसको फील होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आइडियली जितना अट्रैक्शन इसको फील होना चाहिए कि उतना अट्रैक्शन इसको फील होगा। भाई ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है 10 न्यूटन से, पर ये इसको धक्का मार रहा है 3 न्यूटन से, तो नेट अट्रैक्शन जो फील हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7 न्यूटन का। तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा थोड़ी जान रहा है कि मुझे ये धक्का मार रहा है, इसको तो ये लग रहा है कि न्यूक्लियस मुझे सिर्फ 7 न्यूटन से ही खींच रहा है। समझ में आई बात। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या लग रहा है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 7 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग जितना प्रोटॉन होना चाहिए उतना ही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो फील ही नहीं हुआ कि अंदर इतने प्रोटॉन्स हैं जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा पाए। इसको तो फील हो रहा है कि 7 न्यूटन फोर्स लगाने वाले जितने प्रोटॉन होने चाहिए बस उतने ही इसमें प्रेजेंट है। समझ में आई बात। तो भले इसका एटॉमिक नंबर 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग है, लेकिन इसको फील कितने की आ रही है, सिर्फ 7 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग की। मतलब इफेक्टिवली जो इसको Z फील हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम फील हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे Z कितना है, 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग, लेकिन इसको फील कितने की आ रही है, कम की आ रही है ना। तो एक्चुअल क्या है 10 और फील कितने की आ रही है 7। तो Z एक्चुअल इज 10 एंड Z इफेक्टिव क्या है 7। यानी इफेक्टिवली जो इलेक्ट्रॉन फील कर पा रहा है दैट इज लेस देन एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात। उसको क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव। अब ये जो कम हो रहा है वो कम क्यों हो रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के कारण। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा होंगे Z इफेक्टिव उतना कम होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट हर एक इलेक्ट्रॉन कुछ वैल्यू होगी उसकी रिपेल करने की। मतलब मान लो ये X वैल्यू रिपेल कर रहा है, ये भी X रिपेल करेगा, ये भी X रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसकी जस्ट अंदर वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके रिपल्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कौन देता है, स्लैटर्स रूल। कौन देता है, स्लैटर्स रूल। वो रूल हमें नहीं पढ़ना है बहुत डिटेल में, भी उसकी जरूरत नहीं है ना। तो आप समझना हर एक इलेक्ट्रॉन जिस शेल में प्रेजेंट है, इवन इस शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो भी इसको कुछ धक्का मार रहे होंगे, तो उसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना रिपेल कर रहे हैं इसकी अलग वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है। इसके अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन कितना रिपेल करेंगे उसकी कुछ वैल्यू होगी। उसके अंदर अगर शेल है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितना रिपेल करेंगे उसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो जो Z है उसमें से इनके रिपल्शन की वैल्यू को आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Z इफेक्टिव। समझ आ गई बात। तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में शील्ड का काम कर रहे हैं या नहीं, ये स्क्रीन का काम है। इसकी जो इफेक्ट है वो यहां तक पूरा इफेक्ट पहुंचने नहीं दे रहे हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, इसको खींचना है इसको 10 न्यूटन से, पर इसके अंदर होने के कारण ये खींच पा रहा है सिर्फ 7 न्यूटन से। मतलब ये जो है ये शील्ड का काम कर रहे हैं। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आई बात? तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। शील्डिंग या स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। समझ आई क्या बात? कोई डाउट है तुम्हें? ठीक है, जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। तो क्या बोलते हैं, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। समझ आई क्या बात है ना? अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन में जो डिक्रीज ला रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इट मींस दैट न्यूक्लियस इज नॉट अट्रैक्टिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन विद इट्स फुल कैपेसिटी। न्यूक्लियर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी कैपेसिटी से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ओनली अ स्मॉल पार्ट इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस अपने पूरे फोर्स से उसको खींच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उसको रिपेल कर रहे हैं, है ना? तो जितने फोर्स से वो खींच पा रहा है दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 10 इलेक्ट्रॉन के कारण वो 10 प्रोटॉन के कारण वो अट्रैक्शन उसको दे ही नहीं पा रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या फील हो रहा है कि अंदर सिर्फ 7 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है ना? तो 7 क्या उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो एक्सपेक्टेड तो इतना था लेकिन एक्चुअल उसको फील इतना हो रहा है, और ये जो फील हो रहा है वो कम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, Z और Z इफेक्टिव का ही। तो ये क्लियर कर रहे हैं कि Z इफेक्टिव इज लेस देन Z। Z इफेक्टिव Z से कम है, यानी Z इफेक्टिव होगा कैसे निकलेगा, Z में से कुछ माइनस करके। Z में से कुछ माइनस करके तो हम बोलेंगे Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड एज शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z क्या है उसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना? तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी शील्डिंग की वैल्यू है। इसका इतना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो इसकी शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वाले शेल में है तो इसकी शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। वो सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जब आप रखोगे और उसको Z में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Z इफेक्टिव। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि Z इफेक्टिव इज लेस देन Z। कैसे डिपेंड करेगा, सिग्मा के ऊपर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर उतने ज्यादा सिग्मा ऐड होंगे, उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग आएगी, तो Z इफेक्टिव क्या होगा, उतना कम होगा। समझ आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ग्रेटर इज स्क्रीनिंग। समझ, सही बात है भाई। हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जितना स्क्रीनिंग फील करेगा ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, उतना ही स्क्रीनिंग फील करेगा। इसको ज्यादा स्क्रीनिंग फील होगी ना। इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करने वाले सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इस इलेक्ट्रॉन्स को ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो गए, तो स्क्रीनिंग कहां ज्यादा होगी, बाहर में ज्यादा स्क्रीनिंग होगी। अच्छा, मान लो यहां न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन्स है, 10 प्रोटॉन है, मतलब Z कितना है, 10। Z कितना है, 10। सेम एटम के अंदर इस शेल के इलेक्ट्रॉन की Z इफेक्टिव ज्यादा होगी या इस शेल के इलेक्ट्रॉन की Z इफेक्टिव ज्यादा होगी, अंदर वाले की Z इफेक्टिव ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ स्क्रीनिंग कम है। तो Z में से सिग्मा कम माइनस हुआ है, यहाँ पे Z में से सिग्मा ज्यादा माइनस हो गया। यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव ज्यादा होना मतलब ज्यादा अट्रैक्शन फील होना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा क्योंकि यहाँ रिपल्शन क्या है, कम है। ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली कम अट्रैक्शन फील करेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर है जो उसको रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ग्रेटर इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो Z इफेक्टिव कम होगी, है ना? डिस्टेंस कैन बी नोन बाय द वैल्यू ऑफ n। मोर इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, हायर इज द स्क्रीनिंग, लेसर विल बी Z इफेक्टिव। जैसे आपसे बोला जाए कि 1s एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर 1s इलेक्ट्रॉन ज्यादा Z इफेक्टिव फील करेगा या 2s इलेक्ट्रॉन ज्यादा Z इफेक्टिव फील करेगा, 1s ज्यादा फील करेगा अट्रैक्शन एज कंपेयर टू 2s, है ना? शील्डिंग किसमें ज्यादा होगी, 2s में, और Z इफेक्टिव 1s का ज्यादा होगा, है ना? आपसे पूछा जाए एक ही पर्टिकुलर एटम के अंदर 4p का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा या 3p का, 3p पास है तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू 4p। समझ आई बात? अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे शील्डिंग उतनी
अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे शील्डिंग उतनी ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। क्लियर? जेड इफेक्टिव के बारे में कुछ जनरल बातें, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बढ़ता है। अब इंक्रीज जो है वो कैसा है, एस या पी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट जाने पे एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो वहां जेड इफेक्टिव जो होता है वो ज्यादा बढ़ता है। डी ब्लॉक में भी बढ़ता है पर वहां पे इंक्रीज क्या होता है, कम होता है, बहुत कम, है ना, समझना। जब आप एस ब्लॉक में इधर से इधर, एस और एस एंड पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक को छोड़ के एस एंड पी ब्लॉक में इधर से इधर जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो जेड बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, कितना कितना, एक एक। लिथियम से बेरिलियम एक, बेरिलियम से बोरॉन एक, बोरॉन से कार्बन, फिर एक 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 करके एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना। तो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो जेड तो एक एक करके बढ़ रहा है, जेड इंक्रीजेस बाय 1। एग्रीड और नॉट? लेफ्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट ही तो बढ़ता है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या शेल चेंज हुआ, शेल तो वही है। उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की एक वैल्यू होती है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी तो इसको धक्का मार रहे होंगे, उसकी शील्डिंग की वैल्यू होती है 0.35 होती है स्लेटर्स रूल के हिसाब से। उस शेल के इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड करते हैं, 0.35। ठीक है, तो जब हम इधर से इधर गए एक स्टेप तो जेड बढ़ा एक से, एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा वो शील्डिंग भी बढ़ेगी, तो शील्डिंग बढ़ेगी कितनी, 0.35। तो नेट इफेक्टिव जेड कितना बढ़ा, 0.65। जेड बढ़ा 1, शील्डिंग अपोजिंग फैक्टर है वो बढ़ा 0.35, तो जेड इफेक्टिव कितना बढ़ा, 0.65। समझ आई बात, क्लियर और नॉट? डी एंड एफ ब्लॉक में क्या होता है, या डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहां जाता है, डी में जा रहा है। कहां जा रहा है, डी में। समझना, जैसे मान लो आप आयन से, आयन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कोबाल्ट, आयन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7, 1 और 0 अलग अलग हो गया, चिपका देना उसको, ठीक है। 3d6, 4s2 3d6, 4s2 3d7 कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने। अब अगर इसके वैलेंस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, एस वाला या डी वाला, एस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एस वाला। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन पे मुझे अगर कुछ नहीं लिखा है, मतलब शील्डिंग हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो मुझे इसके एस इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग कैलकुलेट करनी है, इसके एस इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके एस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अलावा एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, और इसमें भी उसके अलावा एक ही है ना। और उस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कितनी होती है, 0.35, तो इसमें भी 0.35 है शील्डिंग, इसमें भी 0.35 है शील्डिंग, वो तो बराबर है। जब हम इधर से इधर गए तो बढ़ा क्या, डी का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, डी एस एन शेल में गया कि n-1 में गया, n-1 में गया, तो n-1 शेल की शील्डिंग कितनी होती है, 0.85, n-1 की शील्डिंग होती है 0.85, है ना। तो जब हम Fe से CO आए तो Z कितना बढ़ा, 1, और शील्डिंग बढ़ी 0.85, शील्डिंग बढ़ी 0.85, तो Z इफेक्टिव कितना बढ़ा, 0.15, Z इफेक्टिव बढ़ा सिर्फ 0.15, है ना। ये इंक्रीज हुआ कितना, 0.15, मतलब बढ़ तो रहा है, लेकिन मतलब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। एस और पी ब्लॉक के लिए ज्यादा बढ़ता है और डी ब्लॉक में उतना प्रोमिनेंट इंक्रीज नहीं होता, लेकिन बढ़ता है, ये तय है। ठीक है, तो इन जनरल आप बोल सकते हो अलोंग द पीरियड Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, समझ आ गई बात। ऊपर से नीचे आने पर Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है ना, नियरली सेम आप बोल सकते हो। ऊपर से नीचे आने पर Z इफेक्टिव रिमेन्स सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो Z इफेक्टिव में चेंज नहीं के बराबर होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे एक एक शेल बढ़ता है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा साइज पे, है ना। Z इफेक्टिव लगभग बराबर, तो लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव रिमेन्स नियरली सेम। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये जरूरत पड़ेगी हमें किसके लिए, आगे सारी प्रॉपर्टीज में जरूरत पड़ेगी इस बात की, सभी प्रॉपर्टीज के लिए इस बात की जरूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक है, अब ये तो हो गया Z इफेक्टिव की बात, जानना जरूरी था, सारी प्रॉपर्टीज Z इफेक्टिव पे डिपेंड करेंगी। Z इफेक्टिव में कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की।
एटॉमिक रेडियस नाम से क्या लग रहा है, एक एटम का रेडियस, एक एटम का रेडियस। तो हमारे पास एटम का रेडियस कैसे निकालेंगे, न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस, यही निकालना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। अच्छा एटम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले शेल की रेडियस निकाले कैसे, बाहर वाले शेल कोई फिक्स ड्रॉ है क्या, नहीं, वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वेव नेचर है। बोर मॉडल के हिसाब से एक पक्का सर्कल नहीं बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। लेटेस्ट मॉडल क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इलेक्ट्रॉन क्या, वेव, तो वो ऐसे 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 भाग रहा है, तो कोई फिक्स्ड बाउंड्री ही नहीं है। एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है तो आप उसका रेडियस, एक अकेले एटम का रेडियस तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड एटम। समझ आई बात। इसलिए एटम का अगर रेडियस आपको निकालना है तो एक एटम का रेडियस तो आप नहीं निकाल सकते हो। क्लियर और नॉट। हमारे पास ये न्यूक्लियस है, एटम के में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पर इलेक्ट्रॉन्स की बाउंड्री फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की, तो प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट पे भी जीरो तो नहीं होती, बाउंड्री नहीं डिफाइंड है इलेक्ट्रॉन की, एटम की, ठीक है ना। तो अब समझना, इस एटम का अगर मुझे रेडियस निकालना है, ये बाउंड्री अगर फिक्स नहीं है तो हम क्या नापेंगे, नाप ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए जब भी एटम का आप रेडियस निकालते हो तो एक अकेले एटम का रेडियस आप निकाल ही नहीं सकते हो। इसका तरीका क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसके बगल में एक और एटम रख देंगे, एक और एटम रख देंगे, इसकी भी कुछ बाउंड्री। जब तक ये अकेले था तब तक इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कितने भी दूर जा सकते थे, भले 0.0001% ही, लेकिन जा तो सकता था। लेकिन जैसे इसके बगल में एक एटम रख दिया आपने, अब इस डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रॉन के जाने की लिमिट हो गई एक, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर इसके न्यूक्लियस में थोड़ी घुस जाएगा, समझ में आई बात। तो इस डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रॉन के जाने की एक बाउंड्री डिफाइन हो गई, उसके आगे वो जा नहीं सकता है। समझ आई बात। जैसे मान लो कि हमारा कोई नया नया प्लॉटिंग हुआ, कोई नई नई कॉलोनी लगी है, कोई नई नई कॉलोनी लगी है, उसमें पहला घर हमारा बना, अगल बगल में किसी का घर नहीं है, कोई देखने ही नहीं आ रहा, कोई पूछने ही नहीं आ रहा है ना। तो हमने अपना घर बना लिया, कुछ इधर भी कुछ बढ़ा लिया, कुछ दुकान वुकान है तो इधर भी बढ़ा लिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। दुकान लगाया है तो अपना दुकान तो है ही, लेकिन इधर भी दुकान बढ़ा लिया, इधर भी दुकान बढ़ा लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई मना करने वाला नहीं है। बगल वाले जमीन से फिर आ गया एक, वो भी बना लिया, इधर जस्ट बगल वाला जिसका था वो आके बना लिया। अब हम इधर तो फैल सकते हैं, इधर फैल पाएंगे क्या, इधर नहीं फैल पाएंगे क्योंकि वो आगे उसकी दुकान लग गई। अब इधर आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो, समझ आई बात, इधर आप नहीं जा सकते हो। मान लो जस्ट बगल वाला नहीं है, एक प्लॉट छोड़ के उसके बगल वाले ने बनवा लिया, तो भी इधर तो आप कहीं तक भी जा सकते हो, लेकिन इधर एक लिमिट तक ही तो जा सकते हो, क्योंकि बगल वाला भी फैलाएगा इधर, तो एक रेंज तक ही दोनों बढ़ सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शंस, बगल में जो है वो कितना दूर है, कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसके साथ, आप इधर की बाउंड्री क्या हो गई, डिफाइन हो गई। समझ आ गई बात। जब बाउंड्री डिफाइन हो गई तब आप उसको नाप कर सकते हो, नाप सकते हो। जब बाउंड्री डिफाइंड ही नहीं था, दुकान कहां से कहां तक है, कहीं से कहीं तक ले लो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। समझ आ गई बात। तो बाउंड्री, तो एक एटम की रेडियस जो है वो अकेले स्टेट में आप नहीं निकाल सकते हैं, कैलकुलेटेड नहीं है, वो हमेशा किसी ना किसी इंटरेक्शन स्टेट में ही कैलकुलेट होता है। अब इंटरेक्शंस, एक एटम दूसरे एलिमेंट के साथ, एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह के इंटरेक्शंस रखता है, उसी को तो बॉन्ड कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या तो वो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, या तो वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यही तो होगा, और या फिर आयनिक बॉन्ड होगा। यही चार तरह के तो बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मेटालिक बॉन्ड। एक मेटल और एक नॉन मेटल का अट्रैक्शन है तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। दो नॉन मेटल के इंटरेक्शंस हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। दो मेटल्स के इंटरेक्शंस हैं तो मेटालिक बॉन्ड, है ना। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अकॉर्डिंगली जो रेडियस है वो चार तरह का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के इंटरेक्शंस है। इट कैन बी कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ये चार तरह का रेडियस एटम के लिए प्रपोज्ड है, ठीक है। अब कोवेलेंट, अभी नहीं रेडियस को हमें पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस मतलब क्या, दो एटम्स है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग, तो इसका कुछ स्पेस ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इन दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब ये तो बॉन्ड लेंथ हो गया, मुझे इसका रेडियस चाहिए तो क्या करें, इसका आधा कर दें, मिल जाएगा रेडियस। भाई आपको लग रहा होगा कि ये जो रेडियस है ये क्या है, एक्चुअल एटम के रेडियस से कम है,
तो नो डाउट कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो उसका स्पेसिफिक स्पेस जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। बाकी स्पेसेस तो कहां चले गए, कॉमन चले गए, है ना। अब मान लो इसका एक स्पेस है, इसका एक स्पेस है, दोनों ने ओवरलैप करा दिया, दोनों ओवरलैप करा दिया, ओवरलैप करा दिया। ठीक है, ओवरलैप कराने के बाद अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई मुझे मेरा स्पेस दो। तो अब क्या कर सकते हो, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस तो ओवरलैप हो गया, ओवरऑल एरिया तो कम हो गया। पहले ये दूर दूर थे, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा था, अब इन्होंने अपना एरिया ओवरलैप करा लिया, तो ये पास आ गए। अब उसके बाद फिर कह रहे कि नहीं मुझे चाहिए, तो इसका आधा कर ले भाई, आधा तू ले ले आधा हम ले ले। समझ आई बात? तो ये क्या है इसका कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, दैट इज कोवेलेंट रेडियस, है ना। तो इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज half of internuclear distance between two atoms bonded by a covalent bond is known as covalent radius। तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसका जस्ट हाफ, यानी A2 मॉलिक्यूल में A और A के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका कुछ लेंथ होगा, वो जो भी लेंथ है उसका आधा कर दोगे तो A का क्या मिल जाएगा आपको, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बाई 2 दैट इज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, पर जरूरी थोड़ी कि हमेशा ये दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड हो वो हमेशा सेम ही हो, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली कोवेलेंट रेडियस जो है वो दो तरह का हो सकता है, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे A2 टाइप मॉलिक्यूल है तो कोवेलेंट रेडियस का स्ट्रेट फॉर्मूला हमने लिखा है बॉन्ड लेंथ बाई 2, बता ही दिया अभी। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका रेडियस आ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एटम सेम नहीं है, अगर ये दोनों एटम सेम नहीं है तो फिर वहां दो केसेस हो सकते हैं। ये जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है इन दोनों की EN वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो, इनकी EN वैल्यू में बहुत डिफरेंस हो। दो एटम्स अगर अलग हैं तो उनका EN हमेशा अलग होगा, ये जरूरी है क्या? दो डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या लगभग सेम हो सकती है क्या? हो सकती है ना, जैसे फास्फोरस और हाइड्रोजन, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन भी कह सकते हो नियरली सेम है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, फास्फोरस हाइड्रोजन में ज्यादा सिमिलरिटी है, और भी एलिमेंट्स, है ना। तो अब अगर मान लो कि फास्फोरस और हाइड्रोजन ही ले लो, मान लो उनकी EN वैल्यू सेम है, क्या उनका साइज भी सेम है? साइज तो सेम नहीं है ना, हाइड्रोजन छोटा है, फास्फोरस रिलेटिवली क्या है, बड़ा है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बड़ा होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो अगर दो एटम जो अलग अलग है उनकी EN वैल्यू लगभग बराबर है तो आप समझना इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। तो अब यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, अगर EN बराबर है तो। समझ में आई बात? यहां पे बॉन्ड लेंथ वही था, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ A, इसलिए हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ A इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाई 2। भाई ये डिस्टेंस किसके कारण है, इन दोनों के रेडियस को जोड़ दिया तो डिस्टेंस आ गया। वैसे ही ये डिस्टेंस किसके कारण है, A का रेडियस प्लस B का रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ऑब्वियसली। A का कोवेलेंट रेडियस प्लस B का कोवेलेंट रेडियस मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। अब आपके पास 1 2 3 तीन में से कोई दो चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी होगी, तीसरी चीज आपको निकालनी होगी। अब तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो दो एटम्स A और B है इनकी EN वैल्यू सेम नहीं हो, काफी डिफरेंट हो, काफी डिफरेंट हो, दोनों की EN वैल्यू सेम नहीं हो, क्या हो, डिफरेंट हो। अब समझना A और B दोनों एटम्स अलग अलग है और दोनों की EN भी अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे या वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? EN में डिफरेंस से क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, मान लो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये A है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है B से, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी एटम पास आ गया, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो जाएगा। EN डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है। समझ में आई बात? तो अगर दोनों की EN में डिफरेंस है तो एक बार तो तय है कि जो बॉन्ड लेंथ होगा RA प्लस RB से ज्यादा होगा या RA प्लस RB से कम होगा, RA प्लस RB से कम होगा, ये तो तय है ना। तो अगर दो एटम्स जो अलग है और इनका EN वैल्यू सेम है तब तो RA प्लस RB के बराबर हो जाएगा, और अगर EN वैल्यू डिफरेंट है तो RA प्लस RB में से कुछ टर्म जो है वो माइनस करना पड़ेगा, है ना। वो टर्म कितना होता है, दोनों के EN डिफरेंस पे डिपेंड करता है, दोनों के EN डिफरेंस पे डिपेंड करता है, चाहिए EN ऑफ A चाहिए भी EN ऑफ B, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया दोनों का, है ना, उसको 0.09 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN, डेल्टा EN, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन। क्लियर? ये वैल्यू आ गई किसकी, आपकी आर्मस्ट्रांग में। कुल मिला के आपके काम की बात है, एग्जैक्टली इक्वेशन ना भी याद हो तो चलेगा,
मुद्दे की बात क्या है कि दोनों एटम्स अगर सेम है तो डिवाइड बाई 2, दोनों एटम्स अगर डिफरेंट है, ईएन सेम है तो आरए प्लस आरबी बॉन्ड लेंथ के बराबर, और दोनों एटम्स की ईएन भी डिफरेंट है तो आरए प्लस आरबी से थोड़ा कम होगा बॉन्ड लेंथ, आरए प्लस आरबी से थोड़ा कम होगा बॉन्ड लेंथ। समझ आ गई बात? आपको H2 का बॉन्ड लेंथ दे दे x, है ना, Cl2 का बॉन्ड लेंथ दे दे y, ठीक है, और आपसे HCl का बॉन्ड लेंथ पूछे, HCl का बॉन्ड लेंथ पूछे, आपके पास ऑप्शंस में क्या है, x प्लस वाई बाई टू, ग्रेटर देन x प्लस वाई बाई टू, लेस देन x प्लस वाई बाई टू, क्या सही होगा? इससे क्या आएगा, हाइड्रोजन का रेडियस आ जाएगा x बाई टू, क्लोरीन का रेडियस आ जाएगा y बाई टू, है ना, तो HCl का रेडियस आइडियली क्या होना चाहिए था, x प्लस वाई बाई टू होना चाहिए था, है ना, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो x प्लस वाई बाई टू से कम ही होगा, है ना, तो इट विल बी लेस देन x प्लस वाई बाई टू, है ना। ये मैंने आपको वेरिएबल्स के टर्म में बता दिया। आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन देगा तो इनके एग्जैक्ट वैल्यूज देंगे और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक ऑप्शन x प्लस वाई बाई टू के बराबर वाला होगा, एक ज्यादा वाला होगा, एक कम वाला होगा। समझ में आई बात? कांट बी प्रेडिक्टेड एक ऑप्शन हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे वैल्यूज देख के जो दोनों के कोवेलेंट रेडियस के सम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो। समझ आ गई बात? इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस कब निकलेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लो हीलियम एटम का रेडियस निकालना है, तो हीलियम एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, दो हीलियम एटम्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो हीलियम के बीच में जब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उस समय दो हीलियम एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, दो हीलियम एटम के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, भाई हीलियम एटम्स है, हीलियम गैस है, बहुत सारे हीलियम गैस है, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कभी पास आ रहे हैं कभी दूर जा रहे हैं, तो जब वो पास आ रहे हैं तो एक मिनिमम डिस्टेंस तक आ सकते हैं, उसके आगे नहीं आ सकते हैं। तो दो हीलियम एटम के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसका वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। अब उसका आधा जब करोगे तो क्या मिलेगा, वैन डर वाल रेडियस। समझ में आई बात? दो एटम्स है हीलियम के, वो दूर जाने को तो कितना भी दूर जा सकते हैं, पास आए अगर तो आते 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 एक डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे ना, उसके ज्यादा पास वो नहीं आ सकते हैं। तो उस समय उनके बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ, और उस डिस्टेंस उसका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वैन डर वाल रेडियस। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन नॉन बॉन्डेड स्टेट, ध्यान से समझना, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेकेंडरी बॉन्ड है, सेकेंडरी बॉन्ड है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नॉर्मली हम बॉन्ड्स किसको बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को, मेटालिक बॉन्ड को, दीज आर प्राइमरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स, मेन बॉन्ड्स जो एलिमेंट के बीच में बनते हैं वो क्या है, प्राइमरी बॉन्ड्स, जो उनको स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है, प्राइमरी बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक मॉलिक्यूल बन गया, है ना, एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, इनके बीच में ये क्या है, प्राइमरी बॉन्ड। अब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में भी तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ गई बात? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस निकालना है, मतलब इस बॉन्ड लेंथ का आधा कर दे, तो ये हाइड्रोजन का क्या देगा, कोवेलेंट रेडियस। अगर हाइड्रोजन का वैन डर वाल रेडियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक मॉलिक्यूल लिया, इसका एक मॉलिक्यूल देखा, ये दोनों मिनिमम कितने पास आ सकते हैं, चेक कर लिया। जब ये दोनों एक दूसरे के मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, तब इन दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ, और इसका हाफ करेंगे तो वो क्या मिलेगा, वैन डर वाल रेडियस। समझ आई बात? अब बताओ हाइड्रोजन का वैन डर वाल रेडियस ज्यादा होगा या कोवेलेंट रेडियस? ऑब्वियसली वैन डर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कैसे बना है, ओवरलैपिंग से। वैन डर वाल में तो ओवरलैपिंग तो छोड़ो, पास भी नहीं है, वो दूर दूर है, तो किसी भी एलिमेंट के लिए उसका वैन डर वाल रेडियस उसके कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगा। जिन एलिमेंट्स में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं उनके लिए अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप उसको क्या मानते हैं, कोवेलेंट रेडियस ही मानते हैं, है ना। जहां कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, है ना, जहां पे कोई कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां सिर्फ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, तो वहां पे आप उसको क्या मानोगे, रेडियस की बात कर रहे तो उसको वैन डर वाल रेडियस ही मानोगे। समझ में आई बात? मतलब हीलियम एटम के लिए आप कोवेलेंट रेडियस की बात ही नहीं कर सकते हो, जब भी हीलियम की रेडियस की बात होगी वो कौन सी रेडियस होगी, वैन डर वाल रेडियस। समझ आ गई बात? ठीक है। तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल इन द नॉन बॉन्डेड स्टेट इज कॉल्ड एज वैन डर वाल रेडियस। बता दिया मैंने आपको, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है
इसका हाफ करोगे, ये यहाँ पे कोई प्राइमरी बॉन्ड नहीं बना हुआ, सिर्फ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस। अब सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB, तो बहुत सारे AB मॉलिक्यूल्स हैं, AB मॉलिक्यूल में ये अंदर अंदर जो रेडियस है वो क्या है, कोवेलेंट रेडियस, ये क्या होगा RA प्लस RB, ये डिस्टेंस क्या होगा RA प्लस RB। अब आपको AB का डेटा दिया हुआ है और इससे आपको बोल रहा है कि आप एलिमेंट B का वैन डर वाल रेडियस निकालो, एलिमेंट B का वैन डर वाल रेडियस निकालो। तो आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल को ऐसे ओरिएंट करोगे कि दो B एटम्स आमने सामने आ जाए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लोगे, उसका हाफ कर दोगे, क्या दे देगा इसका वैन डर वाल रेडियस। समझ आई बात। वैसे ही एक है वैन डर वाल रेडियस निकाला है, तो इस दो मॉलिक्यूल को ऐसा लिखेंगे कि दो A आमने सामने आ जाए, फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका आधा कर दोगे, तो क्या देगा आपको वैन डर वाल रेडियस ऑफ A। समझ आ गई बात। वैन डर वाल रेडियस हमेशा क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा। वैन डर वाल रेडियस विल बी मोर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से हमेशा ज्यादा होगा। और इनर्ट गैस के लिए हमेशा क्या कंसीडर करना है आपको, वैन डर वाल रेडियस। इनर्ट गैस के लिए हमेशा आपको वैन डर वाल रेडियस ही कंसीडर करना है। ये पिक्चर मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस डिस्टेंस का अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में कैसा बॉन्ड है, वैन डर वाल। तो इन दोनों के जो पास वाले एटम्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है इसका हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, फिर आता है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस किसके बीच में होता है, मेटल्स के बीच में। मेटल्स के बीच में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल के एटम सरफेस पे टच करते हैं, बिल्कुल सरफेस पे टच करते हैं, ना तो ओवरलैपिंग ना वो दूर, सरफेस पे टच करते हैं। तो दो मेटल एटम्स है ना सरफेस पे टच करते हैं, तो इस समय जब ये टच कर दिए तो ये जो बॉन्ड है वो क्या है, मेटालिक बॉन्ड। ये दो मेटल के एटम्स आपस में कैसे अट्रैक्टेड होल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स की मॉडल यही कहते हैं मेटालिक बॉन्ड का, कि दो मेटल एटम्स आपस में चिपके हुए हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे मेटल है ना। तो वो सभी मेटल एटम्स ने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया बाहर, तो इलेक्ट्रॉन का पूरा समुद्र बन गया है और उसमें मेटल के कैटायंस क्या रहे, टहल रहे हैं। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे मेटल आयंस आपस में अट्रैक्टेड है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, सरफेस पे टच करते हैं, तो इस समय दोनों के डिस्टेंस का हाफ कर दे तो वो क्या होगा, मेटालिक रेडियस। ठीक है, अब बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको कि कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस में सबसे बड़ा कौन सा होगा, वैन डर वाल, और सबसे छोटा कौन सा होगा, कोवेलेंट। क्लियर है, कोवेलेंट में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग, वैन डर वाल में क्या हो रहा है, दूर दूर है, और मेटालिक क्या है, सरफेस पे टच कर रहा है ना। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होगा, वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बोलो। वैन डर वाल का जो सेकंड था, कोवेलेंट का जो सेकंड केस था जिसमें EM में डिफरेंस था, उसका जो पहला वाला था जिसमें स्लाइटली सेम था, स्लाइटली डिफरेंट था, तो उसने RA प्लस RB किया था, वो किस स्टेट में किया था और मतलब कैसे किया था, RA प्लस RB निकाला कैसे? मैंने नहीं निकाला, ये आपको भी नहीं निकालना है। दो उसमें बोल रहा है कि दोनों एलिमेंट्स अगर अलग अलग हैं और उनका EN अगर सेम है तो ऑब्वियसली उनमें कोई स्पेशल अलग से स्पेशल अट्रैक्शन तो नहीं आ रहा है। अब उनका डिस्टेंस किसके कारण होगा, A और B के रेडियस के कारण होगा। तो A के और B के रेडियस को जोड़ दोगे तो आपको बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। EN का डिफरेंस होगा अगर, तो फिर क्या होगा, जो A और B का रेडियस के कारण होना चाहिए उससे ज्यादा वो पास आ जाएंगे, तो उसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो जाएगी। न्यूमेरिकल के हिसाब से करें तो आपको क्या होगा, हमेशा वैल्यू दी होगी, जितने भी अननोन्स हैं उसमें से एक कम वैल्यू आपको दी होगी, एक छोड़ के बाकी की वैल्यू आपको दी होगी, बस आप वो वैल्यूज डालो, आपको अननोन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ पीरियोडिसिटी एंड एटॉमिक रेडियस। मैंने बताया था चार तरह का रेडियस, कौन कौन सा, कोवेलेंट, मेटालिक, वैन डर वाल और आयनिक। इसमें तीन तो मैंने बता दिए, आयनिक रेडियस की बात अलग से करेंगे क्योंकि आयंस में ट्रांसफॉर्म हो गया तो उसको फिर से करेंगे, है ना। अब जनरल रेडियस की बात करें तो पीरियोडिसिटी एटॉमिक रेडियस में, पीरियोडिसिटी मतलब अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप कैसे वैरी कर रहा है ना। तो पीरियोडिसिटी अलोंग द पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, शेल सेम है, शेल तो सेम है ना, और Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को और तेज अपनी तरफ खींचेगा या लूज करेगा, तेज खींचेगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हमारा इसी शेल में पहला गया, फिर अगले पीरियड में जा रहा है तो इसी शेल में बढ़ता जा रहा है, इसी शेल में, तो शेल तो वही है,
मान लो सेकंड शेल में जा रहा है तो सेकंड शेल में सब जा रहा है, सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस का पावर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजिंग, तो इस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और तेज वो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब साइज विल गो ऑन डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, शेल वही है, उसी शेल में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, रेडियस कम होगा। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो रेडियस विल गो ऑन डिक्रीजिंग, रेडियस विल गो ऑन डिक्रीजिंग, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव सेम है, एक एक करके शेल तो बढ़ रहा है ना, शेल बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, शेल बढ़ता जेड इफेक्टिव भी बढ़ता तो कोई दिक्कत होती, शेल बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो शेल बढ़ने से साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो है ना, जेड इफेक्टिव लगभग बराबर है और शेल बढ़ रहा है, इसलिए साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ये जनरल ट्रेंड है। पर ऑब्वियसली जनरल ट्रेंड से तो काम चलेगा नहीं, क्या पर करना पड़ेगा, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है ना। पीरियड में चले अगर P1 में हाइड्रोजन और हीलियम में किसका साइज ज्यादा है, हीलियम का साइज ज्यादा है कि हाइड्रोजन का ज्यादा है, हीलियम का ज्यादा है, क्यों भाई, नोबल गैस का साइज सबसे ज्यादा, जनरल ट्रेंड तो कहता है हीलियम का कम होना चाहिए, पर हीलियम का सबसे ज्यादा होता है, क्यों, इसके लिए तो हमने क्या कंसीडर किया, कोवेलेंट रेडियस, हीलियम के लिए क्या होगा, वैन वाल रेडियस, और वैन वाल रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ हीलियम का ज्यादा हो जाएगा। समझ आई बात? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में अगर चले, आपको पूछा जाए साइज क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटना चाहिए, घटता भी है, सब घट रहा है घट रहा है घट रहा है, लेकिन नियॉन का क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, क्यों, वैन डर वाल रेडियस। किसी भी पीरियड में उसमें जो नोबल गैस है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, क्यों भाई, क्योंकि उसकी तो वैन डर वाल रेडियस की बात कर रहे हैं, बाकी सबकी साइज थोड़ी 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 घटती जाती है। इन सब के लिए क्या कंसिडर हो रहा है, कोवेलेंट रेडियस, इसके लिए क्या कंसिडर हो रहा है, वैन डर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस मतलब नॉर्मल रेडियस से छोटा, वैन डर वाल रेडियस मतलब नॉर्मल जो होना चाहिए उससे बड़ा, तो ऑब्वियसली वैन डर वाल रेडियस तो बहुत बड़ा हो गया, तो किसी भी पीरियड में उसमें जो नोबल गैस है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसका हमने माना ही क्या है, वैन डर वाल रेडियस जो भी है पर नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। ठीक है, अब यहां से यहां गए आप तो क्या हो रहा है, साइज धीरे 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 घटेगा, शेल वही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज धीरे 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 क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो किसी भी पीरियड में उसमें जो नोबल गैस होगा उसको आप हमेशा सबसे बड़ा मानेंगे। ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ेगा, है ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, ग्रुप 1 में भी बढ़ेगा और ग्रुप 2 में भी बढ़ेगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसके बाद गड़बड़ होने लगता है ना, उसके बाद डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में गड़बड़ होता है साइज में। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप जाने पे कोई गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शन सबसे पहले डी ब्लॉक के, एक्सेप्शन सबसे पहले डी ब्लॉक के, है ना, डी ब्लॉक में साइज में बहुत गड़बड़ है, कैसा कैसा गड़बड़ है, अलोंग द पीरियड भी है और अलोंग द ग्रुप भी है, ऐसे जाने पे भी गड़बड़ है और ऐसे आने पे भी गड़बड़ है, दोनों तरफ से गड़बड़ है ना। तो जब पहले अलोंग द पीरियड कर लें, डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड, लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे हम डी ब्लॉक में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, साइज बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो यही है, जनरल ट्रेंड यही कहता है कि साइज शुड डिक्रीज, है ना, साइज घटना चाहिए। 3D सीरीज के एलिमेंट्स को अगर देखें, कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया, कॉन्फिगरेशन लिख दिया, है ना, इधर से इधर जाने पे हमको क्या लगता है कि साइज घटना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, साइज पहले तो घटता है, फिर कुछ एलिमेंट्स का लगभग लगभग बराबर हो जाता है, लेकिन एंड में जाके फिर बढ़ जाता है ना, एंड में जाके बढ़ जाता है। मतलब ग्राफ जो है आप ऐसा देखोगे कि ऐसा घटा, लगभग लगभग बराबर आया और फिर ऐसा कुछ इस तरह का। ठीक है, यू शेप ग्राफ होता है। ठीक है, यहां से शुरू हुआ, घटा घटा घटा, लगभग लगभग कुछ एलिमेंट्स का बराबर हुआ, फिर बढ़ा, यहाँ पे जिंक। लेकिन अगर आप शुरू से लेकर के, ये स्कैंडियम, शुरू से लेकर अंत तक देखें तो ओवरऑल तो क्या हो रहा है, घट रहा है, ओवरऑल तो घट रहा है, लेकिन ये लीनियर डिक्रीज नहीं है, घटा फिर बराबर हुआ और फिर बढ़ा। ठीक है, अब रीजन क्या है, पहले तो घटता है, पहले घटता है, उसका रीजन क्या है,
इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, जेड इफेक्टिव क्या हो रही, बढ़ रही है ना, 0.15 0.55 पे बढ़ रही है ना, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रही तो साइज छोटा होना चाहिए, तो नॉर्मल बात है, साइज घट रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ का बराबर क्यों नहीं लगा, एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है दो चीजें हो रही हैं, जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो साथ ही साथ, सॉरी, जब डी शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं इधर प्रोटॉन जा रहा है, तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है तो इसको खींच रहा है, इसलिए साइज घटना चाहिए। लेकिन जो डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी डी में एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, तीन इलेक्ट्रॉन गया, चार गया, अब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक ही घर में सब घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, तो जब एक ही शेल में घुसते जाएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे, तो रिपल्शंस बढ़ जाएंगे। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण ये इसको खींच रहा है, और रिपल्शंस के कारण ये क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, साइज कम हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस के कारण साइज क्या होगी, बढ़ रही है। तो शुरू में जब डी में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन गए थे तब तक तो जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर था, इसलिए साइज घट रही थी। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव और जेड इफेक्टिव के कारण साइज में डिक्रीज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण साइज में इंक्रीज, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं, तो साइज लगभग लगभग बराबर। अब उसी डी में और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो ज्यादा डोमिनेट कर गया एज कंपेयर टू अट्रैक्शन ड्यू टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि जेड इफेक्टिव थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है ना, एक ही शेल में 10 इलेक्ट्रॉन तक चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन तक जाने के कारण रिपल्शन बहुत बढ़ गए, इसलिए साइज क्या होती है, फिर बढ़ जाती है। ठीक है, तो रीजन हम कैसे देते हैं, रीजन हम देते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगभग बराबर हो जा रहे हैं, और बाद में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो जेड इफेक्टिव पे डोमिनेट कर जा रहा है, इसलिए साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ओवरऑल जो ऑर्डर आता है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है ना, पहले घटा फिर बराबर हुआ फिर बढ़ा, तो अब जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर, पहले तो घटेगा स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद आता है जिंक, यहां पे बढ़ जाता है ना जिंक का, जिंक और मैंगनीज का लगभग लगभग बराबर होता है मेटालिक स्टेट में, मेटालिक स्टेट में जिंक और मैंगनीज का लगभग लगभग बराबर होता है। यानी आपके ऑर्डर की बात करें तो स्कैंडियम फिर टाइटेनियम फिर जिंक और मैंगनीज को ऑलमोस्ट बराबर बता रही हूं, जिंक और मैंगनीज को ऑलमोस्ट बराबर, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है वेनेडियम, सॉरी जिंक को उठा के यहां डालना था, यहां नहीं, है ना, जिंक को टाइटेनियम के पास डालना था, जिंक टाइटेनियम सॉरी जिंक और मैंगनीज का लगभग लगभग बराबर, जिंक हो गया, मैंगनीज भी यहां से निकल के आया और यहां चला गया, है ना, फिर वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आ जाता है कॉपर, फिर आता है Fe और फिर आता है कोबाल्ट और निकल का लगभग लगभग बराबर, कोबाल्ट और निकल का लगभग लगभग बराबर, है ना। ये डेटा मैं आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी का जो डेटा दिया, टेबल जो बना डी एंड एफ ब्लॉक में, वहां से वैल्यूज कंपेयर करके बता रही हूं। आप अलग अलग जगहों पे पढ़ोगे आपको अलग अलग थोड़ा आगे पीछे बताया गया होगा ट्रेंड, है ना। अब जब फंसेगा तो वहां पे आपका जो बाइबल होगा वो क्या होगा, एनसीईआरटी, उसी को रेफर करेंगे। तो डायरेक्टली वहीं से मैं बता रही हूं, दिस इज अ डेटा गिवन फॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम जिंक और मैंगनीज का लगभग लगभग बराबर, फिर वेनेडियम क्रोमियम, क्रोमियम के बाद कॉपर, है ना, फिर Fe और कोबाल्ट और निकल का फिर बराबर। ठीक है, ये ऑर्डर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि जेईई मेन में और स्पेशली नीट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारे टेबल के इंफॉर्मेशन से रट के आए हो, आपको डॉक्टर बनना है भाई, डॉक्टर बनना है, खतरनाक खतरनाक दवाइयों के नाम याद रहने चाहिए, तो कम से कम टेबल दो चार बने हुए हैं उसको याद कर लें आप। ठीक है ना, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, आयनिक रेडियस के लिए जनरल ट्रेंड इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि सारे आयन सेम स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है ना, ये +3 में एग्जिस्ट करते हैं, +2 में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लास्ट वाले जो है कॉपर है, जिंक है, ये +3 में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, +2 तक ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। इसलिए जो आयनिक रेडियस है वो सबके नहीं दे सकते हैं, फिर वो डाटा आप एक बार वहां से देख लेना। ठीक है ना, लेकिन मतलब मेटालिक रेडियस तो हो गया, आयनिक रेडियस का एग्जैक्ट डेटा पूरे के लिए नहीं बता सकता है, जिनके जिनके लिए वो होगा उसके लिए आप एक बार ट्रेंड देख लेना। लेकिन एटॉमिक रेडियस का ये डेटा है
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आपको याद करना है। ठीक है, क्या किया मैंने, मैंगनीज उठा के यहां डाला टाइटेनियम के बगल में और जिंक डाला यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या, स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर क्या हो गया, जिंक और मैंगनीज लगभग बराबर, फिर वेनेडियम क्रोमियम ऐसे ही कंटिन्यू हो गया, वेनेडियम क्रोमियम ऐसे ही कंटिन्यू हुआ। यहां से जहां मैंगनीज का जगह खाली हुआ वहीं उठा के मैंने कॉपर डाल दिया, मैंगनीज जहां से जगह खाली किया वहां उठा के क्या डाल दिया, कॉपर। बाकी लाइन से आ गए, तुम बोलो। सीओ और एनआई का लगभग बराबर होता है, डेटा तो यही कहता है एनसीईआरटी का, ऑलमोस्ट बराबर होता है ना, एक पॉइंट का ही डिफरेंस है। लेकिन मैंने बोला ना कि भाई घटता है, फिर लगभग बराबर होता है और फिर बढ़ता है। तो एक्चुअली ये सब के ऑलमोस्ट बराबर है। जो ज्यादा गड़बड़ क्रिएट कौन कर रहा है, ये जिंक ही कर रहा है, जिंक और एमन के एग्जैक्टली बराबर है। हाँ, अब ग्राफ भी देखो ना, तो ऐसा एकदम स्मूथ ग्राफ नहीं है, ऐसा आता है फिर हल्का सा ऊपर जाता है फिर ऐसा आता है ना, ऐसा ऊपर जाके हल्का सा ये ऐसा आया, हल्का सा ऊपर गया, फिर ऐसे आके फिर ऐसा आता है ना। तो ये जो डेटा एग्जैक्टली मैंने वो डेटा आपको बता दिया। आप ऐसा कह सकते हो कि स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर उसके बाद लगभग सबका बराबर एक एक पिकोमीटर का डिफरेंस है, और लेकिन जिंक का फिर ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए जिंक वहां से उठ के सीधे यहाँ आया, लास्ट से उठ के सीधे यहाँ आ गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है रिपल्शन कहां पे आ गए, जिंक पे, इसलिए जिंक की साइज काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो दिख रहा है हमें ऑलमोस्ट यू शेप कर्व दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज फॉर अलोंग द पीरियड। ठीक है, अलोंग द पीरियड के बाद अच्छा ये जो हो रहा है ओवरऑल क्या हो रहा है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक गए तो ओवरऑल क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है कि घट रही है, कम हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज हो रहा है। कहां हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन सीरीज में हो रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। हाँ, क्यों नहीं आएगा, हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ, जो भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो स्कैंडियम से जिंक तक सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें डी ब्लॉक में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जैसे जिंक की बात करें तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d10, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है ना। तो कॉपर में भी तो ऐसा ही होता है, 4s1 3d10, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। ग्राउंड स्टेट में तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब एक्साइटेड स्टेट देख लें, जिंक से जिंक +2 जाएंगे तो 4s0 3d10, अभी भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे कॉपर से जब कॉपर +2 में जाएंगे तो 4s0 3d9, आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चाहे ग्राउंड स्टेट में चाहे किसी भी एक्साइटेड स्टेट में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट रख सकता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, अदरवाइज वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि डी ब्लॉक में जो लास्ट वाला ग्रुप है कौन सा, जिंक कैडमियम मरकरी, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, है ना, जिंक कैडमियम मरकरी इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ओवरऑल क्या हो रहा है, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं डी ब्लॉक में ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में, तो वहां पे क्या हो रहा है, साइज घट रही है। तो जो डिक्रीज इन साइज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आप समझना, एस ब्लॉक है इधर, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक आया, उसके बाद पी ब्लॉक आया, तो यहां से यहां साइज डिक्रीज एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। यहां पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज में ज्यादा डिक्रीज आ गया, साइज में ज्यादा डिक्रीज आ गया, तो ओवरऑल जो डिक्रीज यहाँ पे होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। तो अचानक जो कॉन्ट्रैक्शन आया इसको हम क्या बोले, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इतना खतरनाक इफेक्ट नहीं है जैसा कि क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सुना हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कारण देखेंगे उसका, लेकिन नाम तो सुन रखा होगा ना। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक ज्यादा भयावह कॉन्ट्रैक्शन होता है, ज्यादा भयानक, जिसका असर बहुत दूर दूर तक होता है। लेंथेनाइड्स के बाद बहुत दूर दूर तक उसका असर होता है। एफ ब्लॉक हुआ, एफ ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसके बाद पी ब्लॉक आ गए, उस पर भी उसका असर होता है। जबकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आपका मान लो कि लोकल इफेक्ट है, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट सिर्फ यही होता है, इसके बाहर जाने पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गैलियम, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 13th ग्रुप नहीं,
13th ग्रुप में भी सिर्फ और सिर्फ गैलियम, उसके नीचे वाले ग्रुप में नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे क्या है, गैलियम, गैलियम के बाद यहाँ इंडियम भी है। तो 3D के बाद गैलियम जो आता है वो तो इसके जाल में आ गया भाई, ये घटे 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 घटे, साथ में ये भी फ्लो में घट गया, है ना, फ्लो में ये भी घट गया, है ना। लेकिन बाद में जब ये घट गया तो बाद में पता लगा घटना चाहिए नहीं था मुझे, इतना खतरनाक इफेक्ट तो था नहीं है ना। तो उसके बाद यहाँ 4D में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये घटा, तो इसके कारण इंडियम नहीं घटा। इंडियम समझ गया भाई, डरने की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं घटा। यानी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट डी ब्लॉक में होता है, डी ब्लॉक के बाहर इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पे देखा गया, दैट इज गैलियम। ना गैलियम के आगे कोई डरा, ना गैलियम के नीचे कोई डरा, ठीक है। बस गैलियम ही है जो डी ब्लॉक के कंट्रैक्शन के कारण इसकी साइज जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी कम हो जाती है। गैलियम पे इस पर इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी गैलियम की साइज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ज्यादा या कम, कम। रीजन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आपके पास ऑप्शन में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ऑप्शन भी होगा। ज्यादातर साइज में जहां गड़बड़ होता है वहां रीजन क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन गैलियम की साइज में जो डिक्रीज है उसका रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आउटसाइड डी ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ गैलियम पे देखा जाता है और कहीं भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का असर नहीं देखा गया है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? अलोंग द ग्रुप डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आए साइज बढ़ेगी घटेगी, नॉर्मली तो बढ़नी चाहिए। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है ना। ग्रुप 3 ले लिया हमने। ग्रुप 3 क्या, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम। ये ग्रुप 3 मतलब ये 3D सीरीज हो गया, ये 4D सीरीज का पहला मेंबर और ये 5D सीरीज का पहला मेंबर, इजंट इट। ऊपर से नीचे आए फिर और नीचे आए, साइज बढ़नी चाहिए, बढ़ती भी है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम में कोई समस्या नहीं, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है ना। लेकिन ग्रुप 4 या उसके आगे जाए, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, यहाँ क्या हो गया? नहीं मैंने तो नहीं पकड़ा। अच्छा तूने पकड़ लिया। टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। टाइटेनियम और जिरकोनियम की साइज बढ़नी चाहिए, बढ़ती भी है। जिरकोनियम से हैफनियम जाए तो साइज बढ़नी चाहिए पर नहीं बढ़ती है। इनकी साइज लगभग बराबर हो जाती है। ये तो बढ़नी चाहिए, बढ़ती है, ये बढ़नी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए, बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे क्या होता है, टाइटेनियम और जिरकोनियम में तो सही है, लेकिन जिरकोनियम से हैफनियम जाते हैं तो साइज चाहते हैं हम बढ़े, मतलब नॉर्मल हमारा दिमाग कहता है कि बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली बढ़ता नहीं है। इसका रीजन क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। भाई ऊपर से नीचे आ रहे हो, शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ना चाहिए। तो एक तो इफेक्ट है साइज का बढ़ना ड्यू टू इंक्रीज इन शेल। अब इधर से इधर आए तो इसका एटॉमिक नंबर है 57 और इसका एटॉमिक नंबर है 72। बीच में ये जो 14 एलिमेंट आए 14 लेंथेनाइड्स आए ना, ये जो 14 लेंथेनाइड्स आए इसके कारण न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ गए, न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया। और जो इलेक्ट्रॉन गए वो कहां गए, एफ में गए। एफ की शील्डिंग क्या होती है, पुअर, है। शील्डिंग मतलब क्या, शील्डिंग मतलब एक छाता है, तो शील्डिंग सबसे अच्छी किसकी है, एस की, क्योंकि वो छाता पूरा स्फेरिकल, पूरा कवर्ड, कहीं कोई छेद नहीं है, तो उसकी शील्डिंग सबसे अच्छी, हर तरफ से वो रोक रहा है। पी ब्लॉक मतलब उस छाते को, मतलब छाता मतलब बॉल शेप छाता है, बॉल शेप्ड एक शील्ड है। बॉल समझते हैं, स्फेरिकल, हाँ बॉल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल ही लिया है, क्यों, क्योंकि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, उसको क्या कंसिडर करना होता है हमें, स्फेयर। ये हमारा कंसिडरेशन है कि हम एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी लेंगे उसको क्या मानोगे, स्फेयर मानोगे, ऐसा कंसिडर्ड है ना। तो हमने एक बॉल लिया है ना, उस बॉल को हमने एक शील्ड की तरह यूज किया, चारों तरफ से हमें बचा रहा है ना। जैसे पुराना महाभारत रामायण देखे होगे तो धनुष आती थी तो जो गुरुजी का शील्ड होता था, लौ कुश के अराउंड बन गया था, फिर उसमें तीर अंदर नहीं आता था, तो वो क्या था, शील्ड था, है ना। तो वैसे ही एक बॉल ले लिया, हमारे अराउंड पूरा बॉल लगा दिया, शील्ड का काम कर रहा है। तो एस ब्लॉक पूरा क्या है, कवर कर रहा है। पी ब्लॉक में क्या हो रहा है, दो पार्ट में लगा दिया, आधा ऊपर से लगा दिया, आधा नीचे से लगा दिया, बीच में खाली जगह है, तो वहां पे शील्डिंग नहीं हो पा रही है, वहां से लीकेज होगा, तो उसकी शील्डिंग क्या हो गई, पुअर हो गई, पुअर हो गई। भाई बिना ज्वाइंट के आपका छाता है, कहीं से कुछ नहीं आएगा, है ना। आपका छाता जो है इसमें ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट पे अगर कमी होगी तो वहां से रेज अंदर आ जाएंगे, शील्डिंग कम हो गई। आपका वो जो स्फेयर वाला छाता है वो 4 पार्ट्स में है, 1 2 3 4, डी ब्लॉक, तो शील्डिंग और कम हो गई, है ना। एफ ब्लॉक में और सारे लोब्स हो गए, और सारे लोब्स हो गए, शील्डिंग और
कम हो गई। तो एफ ब्लॉक की शील्डिंग सबसे कम होती है, एस ब्लॉक की शील्डिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब लैंथेनाइड्स आए तो इलेक्ट्रॉन तो कहां गए, एफ ब्लॉक में, एफ सब शेल में, और प्रोटॉन कहां गया, सॉरी हाँ प्रोटॉन कहां गया, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन गया 14, तो जेड तो बहुत बढ़ गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गया एफ में उसकी शील्डिंग क्या है, पुअर। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। अच्छा जेड इफेक्टिव बढ़ तो रहा ही था इधर, लेकिन यहाँ पे जेड इफेक्टिव में जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हाई इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव हो गया। जेड जब हम यहां से यहां आए तो अचानक क्या हुआ कि जेड इफेक्टिव दिखा बहुत ज्यादा हो गया। जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो साइज क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन लैंथेनाइड्स, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली लैंथेनाइड्स में फिल होंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, एफ में। एफ की शील्डिंग पुअर होती है जिसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ये क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इधर से इधर शेल बढ़ने के कारण साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर से इधर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज घटना चाहिए, और इसका बढ़ना और इसका घटना एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, दोनों की साइज ऑलमोस्ट बराबर। ठीक है, यानी डी ब्लॉक में जो ग्रुप 3 है, स्कैंडियम वाला ग्रुप है, इसमें तो रेगुलर ट्रेंड है, 3D से बड़ा 4D, 4D से बड़ा 5D। लेकिन बाकी ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक 3D से बड़ा होगा 4D, लेकिन 4D और 5D की साइज लगभग बराबर होगी। रीजन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, रीजन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत, बोल भाई रोशन। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुझे लग रहा है पहली पहली बार पढ़ रहा है, नहीं बहुत बार पढ़ लिया। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली में आ जाते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम एक्चुअली, रेडियस में एक्सेप्शंस, रेडियस में एक्सेप्शंस। तो हमने एक्सेप्शंस देखे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड भी था और डाउन द ग्रुप भी था। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली किसका मारा हुआ है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का। डी ब्लॉक के जस्ट बगल में आ रहा है, डी ब्लॉक के जस्ट बगल में आ रहा है बोरॉन फैमिली, है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, साइज बढ़नी चाहिए, साइज शुड इंक्रीज, है ना, बढ़नी चाहिए। पर यहां गड़बड़ कौन कर रहा है, गैलियम। गैलियम क्या हुआ, जब अचानक कॉन्ट्रैक्शन होने लगा तो फ्लो में ये सबसे पहला मेंबर यही आया था, है ना। कहीं भी गड़बड़ होता है पहला मेंबर ही फंसता है, तो ये तो फंस गया बेचारा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद वालों को समझ में आ गया नहीं 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 नहीं, कोई असर नहीं है, कोई खास दिक्कत नहीं है, तो सब अपने साइज पे है। तो गैलियम की साइज जो है जितनी होनी चाहिए उससे काफी कम हो गई। तो गैलियम को एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए, पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसकी साइज कम हो जाती है, एंड गैलियम इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, है ना। थोड़ी कम नहीं हुई, काफी कम हो गई, एल्यूमिनियम से भी छोटा हो गया। तो बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इन दोनों में इंडियम और थैलियम, है ना। इन दोनों में इसको बड़ा होना चाहिए, इसको छोटा होना चाहिए, ऐसा ही होता है। होता भी यही है कि इंडियम छोटा होता है और थैलियम बड़ा होता है। लेकिन है एक लेकिन, क्या है, इंडियम छोटा है, थैलियम बड़ा है, लेकिन इनमें डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, मतलब एक्चुअली अगर गड़बड़ हो गया पूरी तरह से तो वो क्या है, यहां पे हो गया पूरा गड़बड़, ये छोटा हो गया। इसका कारण क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां कायदे से थैलियम को इंडियम से काफी बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एक शेल बड़ा है, लेकिन फिर भी इसके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो डिफरेंस में कमी आई वो किस कारण, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज कम हो रही है, पर इतनी कम नहीं हो पाए कि ऑर्डर रिवर्स हो जाए। लगभग जितना होना चाहिए उससे क्या हो गया, कम होते 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 लगभग इसके जस्ट ऊपर आकर रुक गया। तो उल्टा तो नहीं हो पाया, लेकिन साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गई, है ना। तो एग्जैक्टली स्पीकिंग इससे ज्यादा ही है, लेकिन जो इंक्रीज होना चाहिए था एक शेल बढ़ने के कारण वो इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। समझ आई बात। कायदे से 167 है तो इसको 180 के आसपास कहीं कुछ होना चाहिए,
लेकिन ये काफी कम है उससे। रीजन क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रीजन की बात करें, यहाँ तो ऑर्डर उलट ही गया। रीजन क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और वो जो साइज डिफरेंस बहुत छोटा हो गया है, उसका रीजन क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो साइज में दोनों रीजन देखने को मिलते हैं। लैंथेनाइड कहाँ आया? इन दोनों के बीच में आया ना, इन दोनों के बीच में आया। यानी इसके जस्ट पहले डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के पहले डी ब्लॉक में ही क्या आ गया? लैंथेनाइड हो गया। डी ब्लॉक भर रहा था तो D1 के बाद क्या हो गया? पहले लैंथेनाइड्स भरे, फिर D2 आगे फिल हुआ। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, समझ में आ गई बात? तो रेडियस से रिलेटेड या तो जनरल ट्रेंड आएगा, लेफ्ट से राइट घटेगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, या फिर एक्सेप्शन आएंगे। एक्सेप्शन कहां से आएंगे? डी ब्लॉक में अलोंग द ग्रुप, आपको बता दिया क्या होने वाला है। डी ब्लॉक में डाउन, सॉरी अलोंग द पीरियड था ये। डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अगर स्कैंडियम फैमिली है तो कोई गड़बड़ नहीं है। उसके अलावा अगर है तो 3D 4D का 3D से 4D बड़ा होगा, 4D 5D का लगभग बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? बोरॉन फैमिली। गैलियम इसमें गड़बड़ करता है, रीजन इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यही 3 एक्सेप्शंस आते हैं साइज से रिलेटेड। ठीक है, फिर आयनिक रेडियस की बात करें। आयन मतलब क्या? एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया तो आयन बन गया। आयन जो होगा वो कैटायन होगा या एनायन। इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैटायन बनेगा। अब समझना, इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन तो उतना ही है, जेड उतना ही है। इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो शील्डिंग कम हो गई, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और एनायन बना, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्रोटॉन अगेन उतना ही है, जेड उतना ही है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो इलेक्ट्रॉन भी शील्डिंग लगाने लगा, तो शील्डिंग क्या हो गया? बढ़ गया, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया? कम हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, हमारे पास एक एटम है जिसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, न्यूट्रल एटम है ना, ये न्यूट्रल एटम है ए, है ना। ए से ए प्लस बना, प्रोटॉन तो 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन 9 हो गए। पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ज्यादा तेज खींचेगा कि कम तेज खींचेगा? ज्यादा तेज खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पास आ जाएंगे, साइज क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। अब ए माइनस बन गया, प्रोटॉन तो 10 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 10 प्रोटॉन के ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन का बोझ आ गया, तो इनके खींचने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? थोड़े थोड़े दूर चले गए, साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ आई बात? यानी अगर न्यूट्रल एटम है तो उसका साइज जो भी है, कैटायन का साइज उससे कम होगा और एनायन का साइज उससे बढ़ेगा। यानी R माइनस विल बी ग्रेटर देन R एंड विच विल बी ग्रेटर देन R प्लस। समझ आई बात? कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होगा और एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। समझ आ गई कैसे? जेड इफेक्टिव के बेसिस पे कर सकते हैं ना। यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, बस अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एनायंस के साइज से। जितनी बात मैंने बोली वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो मुद्दे की बात है, जहां से सवाल आते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? बढ़ेगा। आयनिक साइज भी बढ़ेगा, जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे आयन्स का साइज भी बढ़ेगा। सेम ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो सबने निकाल दिया ना, वो वाला फैक्टर तो सबने कॉमन हो गया, साइज क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, है ना। ग्रुप 17 देख लो, ऊपर से नीचे आओगे आयन्स का साइज बढ़ेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, दूसरा, फॉर कैटायन ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कैटायंस हैं, जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा साइज उतना कम होगा ना। कैटायन पे चार्ज बढ़ना मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। प्रोटॉन उतने ही, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो प्रोटॉन के खींचने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी, साइज क्या होगा? कम होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन का साइज उतना कम होगा। एग्रीड? ठीक है। एनायंस के केस में अगर सेम एलिमेंट के एनायंस है तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा। प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, यानी हर एक प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन का बोझ बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन का बोझ बढ़ गया यानी प्रोटॉन की एफिशिएंसी क्या होगी? कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दूर भाग जाएंगे, साइज विल इंक्रीज। ठीक है, तो एनायन पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। क्लियर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। इलेक्ट्रॉन बराबर है, चार्ज बराबर है, ये जरूरी नहीं है ना। तो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। अगर Z बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, Z बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही है, मतलब
शील्डिंग उतनी है, Z बढ़ रहा है, शील्डिंग उतनी है, Z बढ़ रहा है, तो Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा, है ना। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, Z घटा तो Z इफेक्टिव भी घटा, तो फिर साइज बढ़ेगा, है ना। जैसे आपको दे दिया जाए ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं है ना। सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10-10 इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन तो 10 है ना। इन तीनों को कंपेयर कर ले, 10-10 इलेक्ट्रॉन है सब में। इसमें प्रोटॉन 11, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 7, 8, 9। इसमें 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ज्यादा खींच पाएगा या कम खींच पाएगा, कम खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा कि पास आएगा, दूर जाएगा, तो इसका साइज सबसे ज्यादा, ठीक है। इसमें ज्यादा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, हर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और तेज खींचेगा, साइज उतना कम। समझ में आई बात। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में Z जितना ज्यादा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, साइज उतना कम, साइज उतना कम, और एटॉमिक नंबर जितना कम, साइज उतना ज्यादा। समझ आ रही क्या बात। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर। यानी आपका Z इफेक्टिव क्या था, समझना, Z माइनस सिग्मा, इलेक्ट्रॉन्स बराबर है मतलब सिग्मा बराबर, शील्डिंग बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेम ही रहेगा, तो सिग्मा में कोई चेंज आया नहीं। Z ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, साइज कम हो जाएगा। Z कम होगा, Z इफेक्टिव कम होगा, साइज बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह से आप रिलेट कर लोगे इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब रेडियस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार, मतलब आप मान सकते हो कि 20% टाइम्स रेडियस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे बनते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। I प्लस I माइनस, सबसे बड़ा I माइनस, सबसे बड़े को 1, फिर अकॉर्डिंगली, है ना, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसमें H माइनस, फिर H, फिर H प्लस, ठीक है। देन सबसे बड़ा Fe, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, ठीक है। यहाँ पे Cl माइनस सबसे बड़ा, फिर Cl, फिर Cl प्लस, ठीक है। ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में C4 माइनस सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर O2 माइनस, और फिर F माइनस। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, है ना। अब आपको दे दिया F माइनस, H माइनस और Cl माइनस। सबसे बड़ा H माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। याद है सबको ना, ठीक है। ये एक्सेप्शन था, बताया था। Cl माइनस और F माइनस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Cl माइनस का ज्यादा होना चाहिए, है ना। नॉर्मल हिसाब से सोचे तो H माइनस सबसे छोटा दिखता है, पर H माइनस की साइज काफी ज्यादा हो जाती है, ये याद रखना है। H माइनस की साइज F माइनस और Cl माइनस से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा हो जाती है H माइनस की साइज, क्यों ज्यादा हो जाती है, क्यों इतनी ज्यादा हो गई भाई। H तो छोटा सा है, Cl तो उससे बड़ा है, Cl से Cl माइनस बना थोड़ा बड़ा, लेकिन H से H माइनस बना बहुत बढ़ गया। भाई आपसे पूछा जाए H और Cl में कौन बड़ा है, क्या बोलोगे। H और Cl में कौन बड़ा, Cl है, तो Cl से Cl माइनस बना, साइज बढ़ा। तो H से H माइनस बना तो भी साइज बढ़ा, तो H माइनस बड़ा कैसे हो गया। ध्यान से देखो, H जो है, H में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक। यहां पे क्या आया, एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 10 प्रोटॉन, 10 नहीं 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हो गया, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो हर एक प्रोटॉन पे थोड़ा सा लोड बढ़ गया। 17 प्रोटॉन को मिलके एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को संभालना, थोड़ा सा लोड बढ़ गया, यानी Cl से Cl माइनस बढ़ा तो साइज थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि Z इफेक्टिव थोड़ा सा ही कम हुआ, ठीक है। लेकिन जब यहां से यहां गए
तो पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा था, अब एक प्रोटॉन को दो इलेक्ट्रॉन को संभालना पड़ रहा है। 200% काम बढ़ गया इसका। समझ आई बात? यानी जिस फोर्स से ये प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था वो फोर्स लगभग आधा हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर भाग जाएंगे, बहुत दूर भाग जाएंगे। तो H से H माइनस में साइज का इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है। फील आ रहा है क्या हो रहा है? जब H से H माइनस बना तो यहाँ पे इसका Z इफेक्टिव बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। परसेंटेज वाइज देखो, यहां पे लगभग 200% इसका काम बढ़ गया प्रोटॉन का। प्रोटॉन पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा था, अब एक प्रोटॉन को दो इलेक्ट्रॉन को खींचना है। मतलब प्रोटॉन की एफिशिएंसी क्या हो गई? मतलब 100% से 200% हो गया, नियरली 100% इंक्रीज हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। टोटल उसका काम कितना हो गया? 200%। इंक्रीज 100% का है, काम कितना हो गया उसका? 200%। जितना वो कर रहा था उसका डबल काम उसको करना है, तो साइज अचानक बहुत तेज बढ़ जाएगी। यहाँ पे साइज में इंक्रीज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। समझ आ गई बात? तो इसलिए ये डिफरेंस देखने को मिलता है। सिमिलरली ये डिफरेंस यहां भी देखने को मिलता है। H माइनस O2 माइनस और F माइनस, O2 माइनस और F माइनस में O2 माइनस का साइज ज्यादा होना चाहिए, F माइनस का कम होना चाहिए, और H माइनस का हमको लगता है कि और कम होगा, लेकिन H माइनस का जो है वो O2 माइनस से ज्यादा होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है? यानी H माइनस यहाँ है, F कहीं यहाँ है, यहाँ O है, यहाँ Cl है, तो H माइनस का साइज, सॉरी H यहाँ है ऊपर, तो H माइनस का साइज F माइनस से तो ज्यादा है ही। इवन इसके एक स्टेप नीचे जो आ रहा है उससे भी ज्यादा है, और एक स्टेप पहले जो आ रहा है, इसके स्टेप पहले जो है वो भी बड़ा है, इसके एक स्टेप नीचे जो है वो भी F माइनस से बड़ा है। तो F माइनस से तो ये बड़ा है ही, इनके एक एक स्टेप जो आगे आ रहे हैं उनसे भी ये बड़ा हो जाता है। समझ में आई बात? इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? तो आप ओवरऑल ऑर्डर अगर देखें तो ऐसा नहीं कि H माइनस बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा हो गया। H माइनस बड़ा हुआ किससे? F माइनस और Cl माइनस से। I माइनस और Br माइनस से तो छोटा ही है। ऐसा नहीं कि H माइनस सबसे बड़ा हो गया दुनिया में, ठीक है? बड़ा हुआ तो किससे बड़ा हुआ? F माइनस से बड़ा हुआ, Cl माइनस से बड़ा हुआ, ठीक है? फिर एक ऑर्डर आपको ये पूछा जाता है ना, Li, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और K, इसका साइज बताना है। सबसे बड़ा क्या होगा? भाई अगर सबसे पहले आप लिख लो लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, इधर मैग्नीशियम और इधर एल्यूमिनियम, यही तो है। इधर से इधर आने पे साइज बढ़ता है और इधर से इधर आने पे भी साइज बढ़ता है। तो के को सबसे बड़ा होना, इसमें तो कहीं किसी को दिक्कत ही नहीं है, नहीं है ना? तो सबसे बड़ा तो के प्लस, और उसके बाद Na प्लस। तो के प्लस सबसे ज्यादा, उसके बाद Na प्लस, इसमें तो कहीं समस्या नहीं है। उल्टा देखें, ये सबसे ज्यादा, इधर कम, इधर गए तो घटा, इधर गए तो घटा। अच्छा सबसे कम, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या बस इतना है कि इधर जाने पे ज्यादा घटेगा कि इधर जाने पे ज्यादा घटेगा। इधर जाने पे ज्यादा कम होगा, इधर जाने पे कम हो रहा है, इधर जाने पे भी कम हो रहा है। तो इधर जाने पे डिक्रीज ज्यादा होगी कि इधर जाने पे ज्यादा डिक्रीज होगी? तो ये डेटा है, ये डेटा है ना? ये डेटा है जो आपको याद रखना है ना? दिस इज डेटा जो आपको याद रखना है। इसका ऑर्डर जो है वो कुछ ऐसा आता है, पहले प्लस वाले सारे, फिर +2 वाला और फिर +3 वाला, ठीक है? अब आप देखो, इसका ज्यादा है, इसका कम है। अब सोडियम से लिथियम की तरफ गए तो 76 और सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ गए तो 72। दोनों में डिक्रीज क्या है? बहुत ज्यादा थोड़ी है। एक 76 हो रहा है, एक 72 हो रहा है। 102 से इधर गए तो 102 से 72 हो रहा है, और इधर गए तो 102 से 76 हो रहा है। डिक्रीज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, इसलिए क्या है? डाटा बेस्ड है। पर ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर चाहता है कि आपको ये डेटा पता हो। ये स्पेशली इसलिए बता रही हूँ कि एग्जामिनर ऐसा चाहता है कि आपको ये डेटा पता हो। तो मैंने क्या बोला कि आपको यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लिथियम और मैग्नीशियम में आपको कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना है? पहले सारे प्लस वाले, फिर +2 वाला और फिर +3 वाला। हमको पता ही भी है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज क्या होती है? कम होती है। तो एल्यूमिनियम का कम है, फिर मैग्नीशियम +2, फिर लिथियम, फिर ये सारे, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आयनिक रेडियस, सॉरी रेडियस वाला पार्ट आज खत्म हुआ। अब कल के लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भूमिका तो सारी बन गई है।
जनरल बातें हो गई हैं, तो कल इसको खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है।